दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं डॉक्टर A.K. तिवारी भारत की सुरक्षा और किसी भी प्रकार से भारत को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, इसकी क्या खामियां हैं, इन विषयों पर चर्चा करने के लिए आया हूं। आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, बिना कांग्रेस का नाम लिए इस देश में भ्रष्टाचार को परिभाषित ही नहीं किया जा सकता है। बड़ी गहरी साजिश है। नेहरू के समय से ले लीजिए, सरदार पटेल समान नागरिक संहिता लाना चाहते थे, नेहरू ने नहीं लाने दिया। मुस्लिम लॉ अलग रखा, एक ही देश के अंदर दो कानून। और किस प्रकार से मुस्लिम परस्ती इनकी चली है। सिम्मी और PFI ये जो संगठन हैं, मुस्लिमों के किस प्रकार से इस देश में फल फूल रहे हैं। अब इस पर थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। खतरे किसी भी देश पर दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो बाह्य, एक आंतरिक। बाह्य खतरा भारत के लिए क्या हो सकता है? इसकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, एक तरफ बांग्लादेश है, उससे हमारे रिलेशन सामान्य है। लेकिन पाकिस्तान और चीन से हमारी तनातनी है। खतरा किसी भी समय विस्फोटक स्थिति में आ सकता है, एक वार छिड़ सकता है, और वो किसी भी स्तर का हो सकता है। ये हमें दिखता है, हमने इसके लिए तैयारियां भी कर रखी है। मोस्टली हम प्रिपेयर्ड हैं। हमें दुश्मन का पता है, लड़के हम जीतें या हारें, हमें इस बात की संतुष्टि होगी कि हमने मुकाबला किया, हम पहले से जानकारी में थे। परंतु कुछ गद्दार जो हमारे आस्तीन के सांप बैठे हुए हैं, उनसे किस तरीके से बचा जाए। आज भारत को आंतरिक खतरा ज्यादा है। ये लोग, मैं आपको बताना चाहूं तो भारत की राजनीति में तो प्रवेश कर ही गए हैं। ये इनका फाइनल स्टेप है। और इसके पहले एक और साजिश, जुडिशरी में इनके लोग बैठे हैं। देखिए, इनको किसी आतंकवादी को छुड़वाना हो तो 4 घंटे में फैसला आ जाता है, रात को 12 बजे कोर्ट खुल जाता है। और कसाब या और जिनके तमाम वीडियो फुटेज सहित तमाम प्रमाण होते हैं, इनको सजा देने में इनके जो जुडिशरी में बैठे हुए लोग हैं, उनको 20-20 वर्ष, 15-15 वर्ष, 10-10 वर्ष लग जाते हैं। ये सोचने की बात है। ये लोग जुडिशरी में, राजनीति में घुसे हुए, एक पर्टिकुलर चैनल है, मीडिया में भी ये लोग घुसे हुए हैं, दुष्प्रचार और भ्रामक खबरों को फैला करके। चैनल का नाम यहां नहीं लूंगा, आप सब लोग भली बात जानते हैं। लोग अक्सर कह देते हैं कि वो कांग्रेस का चैनल है। कांग्रेस के एक वाइस प्रेसिडेंट थे हामिद अंसारी, जो किसी मुस्लिम कंट्री में एम्बेसडर हुआ करते थे, राजदूत। हामिद अंसारी ने यहां पर उपराष्ट्रपति रहते हुए अनेक बार मुस्लिम जासूसों को यहां पर बुलाया। इसके प्रमाण हैं। और इसके लिए अगर प्रॉपर सजा होती तो हामिद अंसारी को भी फांसी होनी चाहिए थी। वो भी एक देशद्रोह था, स्पष्ट बोलता हूं। और जब तक स्पष्ट और सटीक तरीके से टारगेट नहीं किए जाएंगे, तब तक इसका हल नहीं निकलने वाला है। समझे? अब मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से आप देखेंगे कि जब वैक्सीन बनती है महामारी के दौरान, पूना में वैक्सीन बन जाती है और सुनियोजित तरीके से उस फैक्ट्री में 2-2 बार आग लगवा दी जाती है। ये कांग्रेस का एजेंडा देखिए। आप लोग कांग्रेस को वोट देते हैं ना,
दो दो बार उस फैक्ट्री में सुनियोजित तरीके से आग लगवा दी जाती है। ये आस्तीन के सांपों का काम है। फिर भी अंत में हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन बना ली और भारत में सबसे कम कैजुअल्टीज हुई। वैज्ञानिकों को टारगेट करने का मैं बता दूं, बाहरी ताकतों ने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को तो मरवा दिया था, ये सब जानते हैं, उसमें इंटरनल लोग नहीं थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां एक ऐसे साइंटिस्ट हुए, उनका शायद नाम से मैं अवगत नहीं हूं या भूल रहा हूं, जिन्होंने एक बहुत अच्छे इंजन का आविष्कार किया था। और उस समय इस कांग्रेस पार्टी ने पॉलिटिकली वो उस पर काम न कर सकें, सफलता न प्राप्त कर सकें, उनको झूठे केस में अरेस्ट करा लिया और जेल में डाल दिया। बाद में पता चला कि वो केस भी झूठा ही था, फॉल्स था। यानी इस देश में कांग्रेस के जमाने में साइंटिस्ट लोगों ने भी देश के विकास के लिए जो कार्य करने थे वो कांग्रेस ने नहीं होने दिए, फंड्स नहीं उपलब्ध कराए। आपको बताऊं, चीन के साथ मुझे शायद सन देखना पड़ेगा कि वो सन 2018 था या क्या था, उस समय शायद 2018 ही था। चीन के साथ MOU साइन करते हैं कि हमारे देश में जो जो गतिविधियां चलेंगी हम सब आपको बताते चलेंगे। इस तरीके के समझौते एक देश दूसरे देश से करता है। एक राजनीतिक पार्टी हमारे देश की सूचनाएं लीक करने का क्या अधिकार रखती है जी? और MOU साइन करने का क्या उसका अधिकार था? क्यों किया? आप लोग उससे पूछते नहीं? ये आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। देखिए, ये आस्तीन के सांपों का चरित्र। इस देश में 6 एजुकेशन मिनिस्टर हुए, राजनीति में कैसे घुस करके इन लोगों ने वार प्रहार किया है। अकबर बाबर की 6 पीढ़ियां, आप 5 पीढ़ियां जानते हैं। एजुकेशन सिस्टम को कैसे इन्होंने वो किया। इन्होंने शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और चंद्रशेखर आजाद आदि के बारे में कितना पढ़ाया, भगत सिंह के बारे में कितना पढ़ाया। हमारे देश की जनता को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। ये इनके प्रमाण हैं दोस्तों। मीडिया में भी ये हैं, इनका एक पर्टिकुलर चैनल है, राजनीति में यही गए हैं। देश विरोधी किस प्रकार से काम कर रहे हैं इसके मैंने कुछ आपको उदाहरण बताए। और आपको बता दूं कि आजम खान नाम का एक उत्तर प्रदेश में नेता है, समाजवादी पार्टी में बड़ा उसका ऊंचा स्थान था। 1965 की लड़ाई में जब हमारी मिलिट्री की कन्वॉय जा रही थी, काफिला जा रहा था सैन्य वाहनों का, तो उसने जानबूझ करके रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवा दिया था ताकि ये मिलिट्री साजो सामान मोर्चे पर समय से पहुंचे नहीं। उस समय उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया जी? आज तक ये आजम खान चल रहा है और आज कम से कम योगी जी उसकी नस ढीली किए हुए हैं। ये देश के गद्दार इस देश में जिंदा कैसे हैं? इनको किस प्रकार से पोसा और पाला जा रहा है? ये समाजवादी पार्टी का बहुत कद्दावर नेता बनता है और अखिलेश और मुलायम इसका बहुत समर्थन करते आ रहे हैं। इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति शुरू से ही कांग्रेस करती आई है। खुलेआम मंच पर इन्होंने कहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो धारा 370 और 35 से दोबारा लागू करेंगे। खुलेआम इन कांग्रेसियों ने मंच पर बोला है दोस्तों, गौर करने वाली बात है। आज सत्ता बीजेपी की भले ही हो, लेकिन इकोसिस्टम हमारा ही है। किस प्रकार से इनके जजेस विकृत फैसले देते हैं उग्रवादियों के बारे में, रातों रात कोर्ट खुलती हैं, इनके लोग बैठे हुए हैं।
आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए ये लोग बोफोर्स तोप घोटाले से लेकर के और कोल मिनिस्ट्री में मनमोहन सिंह के रहते हुए खूब भ्रष्टाचार हुआ। अब ये अनेक प्रधानमंत्री स्तर के आदमी एजुकेशन मिनिस्टर षड्यंत्र में लगे हुए हैं। ये राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है तो क्या? जुडिशरी में इस तरीके से हस्तक्षेप हो रहा है। सिमी और पीएफआई को समर्थन मिल रहा है। इसके जो गढ़ हैं, एक तो एक्सटर्नल फंडिंग रोकी जाए, विदेशों से जो फंडिंग हो रही है, यहां की राजनीतिक पार्टियां भी फंडिंग करती है दोस्तों, और इनकी फंडिंग रोकी जाए। मदरसे और मस्जिदें इनके पोषक हैं, इस पर विचार किया जाए। भाई आप ये मानिए कि आपके घर में शेर आ जाए या सांप आ जाए, तो क्या आप इंतजार करेंगे कि देखेंगे काटेगा तो देखेंगे, या पहले उसको मारेंगे? कौन सा निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण होगा? जरा आप ये स्वयं सोच लीजिए। आपके घर में अगर सर्प घुस जाता है, तो सिंह आ जाता है, तो तुरंत अपने आप को आप दरवाजा बंद करके सुरक्षित कर लेंगे, या उसके सारे दरवाजे खोल देंगे कि ये पूरे घर में घूमे और कहीं भी आकर के हमको खा ले? दूसरा, किसी भी तरीके से समाज में भी इस प्रकार का एक चैनल डेवलप करने की जरूरत है कि राष्ट्रवादी सिविलियंस को पहचाना जाए, ताकि समाज में घुस करके ये आतंकी गतिविधियां जो चला रहे हैं, इसकी सूचना सरकार तक ठोस तरीके से पहुंचे। समाज के ऐसे जागरूक लोगों को जिनकी नेशनलिटी के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है और क्रॉस चेक भी होता रहे, जानबूझ करके उनके इर्द गिर्द उनकी जानकारी में इस तरीके का टेररिस्ट या इस टाइप का आदमी बना करके डाला जाए, और ताकि ये देखा जाए कि इसकी रिपोर्टिंग करते भी हैं कि नहीं करते हैं। क्रॉस चेक भी होना चाहिए। तो सिविल सिस्टम ऐसा डेवलप किया जाए कि हमारे नागरिक ऐसे हों जो ये हमारे बीच में किस प्रकार से हमारे घरों में छिप जाते हैं, और वहीं पर इनको दाना पानी देने वाले लोग मिल जाते हैं, इनको रुपया पैसा सब्जी बाजार करके एक बुलेट बंदूक खरीद करके देने वाले लोग मिल जाते हैं। ऐसे सपोलियों की पहचान की जाए और ऐसे लोग विकसित किए जाएं जो सरकार को इस बात की सूचना दें कि भाई इस प्रकार का एंटी नेशनल एक्टिविटी यहां पर चल रहा है। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाए, कानून में ऐसा परिवर्तन किया जाए कि 30 से 35 दिन में इनका ट्रायल हो जाए कंप्लीट, और आगे इनकी कहीं सुनवाई ना हो, कोई अपर हाउस में ना जाए। ये ऐसे कानून को बनाया जाए ऐसे लोगों के लिए, टेररिस्ट के लिए एटलीस्ट, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए कहीं से दूसरा उनको न्याय का दरवाजा ना मिले। उनको कोई ह्यूमन राइट नहीं है। जो हमारे देश को कुचलना चाहता है, भारत माता को कलंकित करना चाहता है, हमारे देश की स्वाधीनता को कलंकित करना चाहता है, उसको किस प्रकार का ह्यूमन राइट जी? नो, आई अपोज दिस थिंग। और मैं आवाज उठाता हूं कि उनको किसी कोर्ट में सुनवाई नहीं होनी चाहिए। हां, एक बात के लिए सावधानी अवश्य बरती जाए, ये ऐसे विशेष जज जो कांग्रेसी मानसिकता वाले हैं, इनकी कोर्ट में ये केसेस न चले जाएं। ऐसे जज ही इन केसेस को देखें जिनकी राष्ट्रीयता पूरी तरीके से तौली और सोची समझी हो, जिनकी राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्ति, देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति समर्पण, जागरूकता, निष्ठा प्रज्वलित हो, उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की ज्योति जलती हो। ऐसे जजेस की कोर्ट में ला करके इनको 30 दिन के अंदर, 35 दिन के अंदर एज फास्ट एज पॉसिबल
दिन में 20-20 घंटे अगर सुनवाई करनी पड़े तो सुनवाई करके इनको पब्लिकली फांसी पर टांगा जाए, पब्लिकली, चौराहों पर, फांसी गृह में नहीं। ये मेरा सजेशन है। इनका वोट देने का अधिकार खत्म कर दिया जाए। जिसका एक बार भी राष्ट्र विरोधी इंडिकेशन मिल जाए उसका वोट देने का अधिकार खत्म हो जाए, उसका राजनीति में जाने का अधिकार खत्म हो जाए, उसका जुडिशरी में जाने का अधिकार खत्म हो जाए, पुलिस और मिलिट्री में जाने का अधिकार खत्म हो जाए, और इनको फंडिंग करने वाले जो लोग हैं उन पर भी प्रहार करने की जरूरत है। मैंने बताया कि इस देश में मदरसे, मौलवी, मस्जिदें और कांग्रेस जैसी पार्टियों के मानसिकता वाले राजनीतिक दल भी फंडिंग करते हैं दोस्तों, इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। तो इनकी जो फंडिंग होती है, हवाला के थ्रू जो पैसा आता है या अन्य किसी तरीके से इस देश के अंदर ही मिलता है, वो इनको मिलना बंद हो जाए। अब इसके लिए बहुत ठोस और निर्णायक कदम उठाना पड़ेगा, बहुत ठोस और निर्णायक कदम उठाना पड़ेगा। हामिद अंसारी महोदय अगर जीवित हों तो आज भी उनको इंट्रोगेट किया जाए, पूछा जाए, समझे आप। अब इनकी एक पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, क्या इन्होंने एक तो कह दिया कि सत्ता किसी की भी हो, हनक हमारी है, सिस्टम हमारा है, इकोसिस्टम। और इस इकोसिस्टम का प्रभाव क्या है ये भी देख लीजिए। मोदी जी की सरकार, बीजेपी की जो वर्तमान सरकार है, ये राष्ट्रहित में जितने भी निर्णय ले रही है उसका विरोध हो रहा है। नागरिकता कानून हो उसका विरोध हुआ, किसान संशोधन आए, ऑप्शनल था, चाहे तो लें या चाहे तो पहले कानून के हिसाब से चलें, उसका कितना बड़ा आंदोलन खड़ा किया किसान आंदोलन के रूप में। जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है उसका विरोध करते हैं, समान आचार संहिता की बात आती है उसका विरोध करते हैं। आखिर ये चाहते क्या है? एक चीज और बता दूं, इन्होंने भारत के मिलिट्री सिस्टम को एकदम डैमेज करके रखा था, बिल्कुल समाप्त। भारत का जो भी एरोप्लेन उड़ता था मिलिट्री का वो क्रैश कर जाता था, जो भी फाइटर प्लेन उड़ता था क्रैश कर जाता था। मोदी जी ने आनन फानन में उनका मेंटेनेंस कराया, फिर बाहर से खरीदने की व्यवस्था कराई, और आज तो मेक इन इंडिया के तहत तमाम हथियार इस देश के अंदर बनने जा रहे हैं। भारत का सीना चौड़ा होने जा रहा है, ये मोदी जी की देन है। और कांग्रेसियों ने तो 80 स्क्वाड्रन की कमी थी, एक स्क्वाड्रन में 18 जहाज होते हैं फाइटर्स। आप सोच सकते हैं कितने हवाई जहाजों की कमी कर दी थी इन लोगों ने। ध्यान कहां था? इटली में पैसा लगाने का। 84 के दंगे कराए इन्होंने। क्या बयान दिया कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो छोटे मोटे पौधे तो दबते ही हैं। अरे सिख कम्युनिटी छोटा मोटा पौधा है, एक कम्युनिटी को तुम लोग सरेआम तरीके से मार रहे हो। किस प्रकार से इन पंजाब के लोगों ने कांग्रेस की सरकार रखी, हमें तो यही ताजुब है। मोदी जी को पाकिस्तान में किस प्रकार से रास्ता रोक दिया गया और एक फ्लाईओवर पर उनको एक असमंजस की स्थिति में रहना पड़ा, जहां से पाकिस्तान मात्र 18-15 किलोमीटर की दूरी पर था दोस्तों। और आप जानते हैं आजकल 60, 70, 80 किलोमीटर की रेंज वाली तोपें खूब हैं। ये बड़ी चौंकाने वाली चीजें हैं। इनको ये मोदी का शासनकाल हजम नहीं हो रहा है। और आज जब ये लोग आज 15
सालों से लगभग सुप्रीम कोर्ट तक से भी इनको कहीं राहत नहीं मिल पाई, जमानत पे चल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड कंपनी में इतना बड़ा घोटाला इन्होंने किया, और आज जब ईडी की पूछताछ जब जब इनसे होती है, पहले तो बहाना बनाते हैं कि हम बीमार हैं जी, स्वस्थ नहीं है, यहां भर्ती है, वहां भर्ती हैं, मेडिकल ग्राउंड्स लिए जाते हैं। और जब ये पूछताछ में आते हैं तो पूरे देश में आंदोलन की व्यवस्था करके आते हैं। ये देशद्रोही दल इस देश में नहीं चलना चाहिए। अगर भारत माता को सुरक्षित करना है, भारत की आजादी को सुनिश्चित करना है, तो खत्म करना पड़ेगा इस कांग्रेस पार्टी को। और दोस्तों एक चीज और बता दें, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले मुलायम का क्या हश्र हो गया है, देख लीजिए। और इस इंदिरा ने करपात्री जी, जो एक संत थे, गौओं के लिए एक आंदोलन चलाया था, गौओं को लेकर के एक आंदोलन के लिए आगे बढ़ रहे थे। उन गौओं के ऊपर इंदिरा ने गोलियां चलवाई थी, गोलियां गौओं के ऊपर इस देश के अंदर, बहुत कम लोगों को मालूम होगा। और तब करपात्री जी ने श्राप दिया था कि जा तेरा कुल डूब जाएगा। और आज इस नालायक राहुल का डेड एंड है। सोनिया का खानदान, इंदिरा का खानदान आज डूब रहा है, डूब जाएगा, डूब जाएगा, और कांग्रेस का भविष्य इस देश से खत्म हो जाएगा। इस कांग्रेस में टूट कई बार पड़ी। कांग्रेस ओ बना, तब इन्होंने पैसे के दम पे कांग्रेस आई जिंदा कर ली, और वो कामराज वाला सिस्टम फेल हो गया। इन्होंने इन्हीं से टूट करके तृणमूल कांग्रेस बनी, इन्हीं से टूट करके शरद पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है या समथिंग है महाराष्ट्र में, वो चल रही है। ये खत्म होंगे, इनका खत्म होना निश्चित है। दोस्तों, ऐसे देश के गद्दारों से जो आंतरिक सूचनाएं लीक करते हैं, और एक चीज और बता दें, इन लोगों ने 1965 की लड़ाई में दिलीप कुमार नाम का एक फिल्मी हीरो हुआ करता था आपके देश में, सूचनाएं लीक करता था। उसके घर में 3-3 बार ट्रांसमीटर पकड़ा गया, और इन कांग्रेसियों ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, उसको हर बार बरी किया, हर बार छोड़ा, कोई लीगल एक्शन ही नहीं होने दिया, कहीं कानून में एफआईआर में बात ही नहीं आई। इतना बड़ा देशद्रोह, और इतने बड़े देशद्रोही को बचाने वाला कितना बड़ा देशद्रोही कांग्रेसी पार्टी है जी। दोस्तों, ये लोग हर प्रकार से देश विरोधी हैं, और इनकी जात पात का कुछ पता ही नहीं है। इस देश के अंदर सरदार पटेल ने 24 घंटे का और टाइम मांगा था, नेहरू ने वो समय नहीं दिया, नहीं तो आज पीओके कश्मीर का वो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में नहीं होता, आज भारत में ही होता। राजा हरि सिंह ने भारत के पक्ष में लिखित दिया हुआ है कि हम भारत में मर्ज होना चाहते हैं और भारत में ही रहना चाहते हैं। निजाम और हैदराबाद भारत के बीच में एक अलग पाकिस्तान होता अगर सरदार पटेल ना होते, जैसी इनकी नीयत थी और नीतियां थी। दोस्तों, ये लोग मुस्लिम परस्त लोग हैं, और मुस्लिम गद्दार हुआ करता है। ये लोग अपने भाइयों को, देखिए हुमायूं गद्दी पर बैठा था तो अपने 5 भाइयों को में से 4 को मार करके गद्दी पर बैठा था। ये मुगल इतिहास है। ये अपने पूर्वजों के नहीं हुए, अपने भाइयों के नहीं हुए, अपने औलादों के नहीं हुए, और इनका बड़ा भारी षड्यंत्र चलता रहा। देखिए, सरदार पटेल समान नागरिकता की बात कर रहे थे, समान कानून से भारत के सारे लोगों को चलने की बात कर रहे थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए वैसा ही अलग रहने दिया। ये नेहरू था, ये मामूली आदमी नहीं था, ये आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ व्यक्ति था।
और देश विरोधी गतिविधियां वहीं से चल रही हैं। कहीं भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद की पढ़ाई इस देश के अंदर नहीं होती है, इतिहास में कहीं पाठ्य पुस्तकों में नहीं है, बिस्मिल की नहीं है, सुभाष चंद्र बोस का कोई लेसन उनकी 5 पीढ़ियों को जानने वाला कोई नहीं है। ये इन्होंने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर चोट मारी है और मुगल हिस्ट्री ये पढ़ा रहे हैं भाई साहब। दोस्तों, इनके हर प्रकार की फैसिलिटीज खत्म होनी चाहिए। जो एक बार भी देशद्रोह में पाया गया उसको इस देश में रहने का अधिकार खत्म हो। दूसरा, उसको तुरंत फांसी पर चढ़ाया जाए, तुरंत फांसी पर चढ़ाया जाए, ये मैं मांग करता हूं। और दोस्तों, इसी आवाज के साथ आप लोगों का समर्थन चाहता हूं। अगर बात पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। दोस्तों, ये देश के अंदर सपोली पैदा हो गए हैं, ये कभी भी बिल में से निकल करके हमें डस सकते हैं, हमें इनसे बच के रहने की जरूरत है। और चीन पाकिस्तान हमारा बाल बांका नहीं कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना, बाल नहीं उखाड़ सकते हो, इनसे हमारा बाल नहीं उखड़ेगा, एक बाल नहीं उखाड़ पाएंगे ये लोग। लेकिन ये कमीन गद्दार, इनसे बड़ा खतरा है देश को। दोस्तों, आप सभी राष्ट्रभक्तों को नमन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस विचारधारा को बढ़ाइए आप लोग और देशद्रोहियों का विरोध कीजिए, खुलेआम कीजिए। कुछ नहीं, हम भी भगत सिंह बन सकते हैं, हम भी चंद्रशेखर आजाद बन सकते हैं। हम किसी का दूसरे के आने का इंतजार नहीं करेंगे। हम खुद भारत माता की सेवा में, राष्ट्रभक्ति में, राष्ट्र की सुरक्षा में आगे बढ़ करके काम करेंगे। और आज मैं 69 साल का हूं और संकल्प लेता हूं, बताता हूं, मेरा संकल्प भी है कि जब तक जीऊंगा तब तक भारत माता की लाज के लिए जीऊंगा, भारत देश की रक्षा के लिए जीऊंगा, भारत की संप्रभुता के लिए जीऊंगा। कभी अपने हित की बात नहीं सोचूंगा। अपने हितार्थ में राष्ट्र क्या नुकसान कभी करने वाले को माफ नहीं करूंगा, न खुद करूंगा, न मेरे परिवार का कोई करेगा। दोस्तों, इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, अगर ये बात पसंद आती है तो अपने अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए। ये आवाज उठनी चाहिए। पीएफआई और सिमी के एजेंडे इतने बढ़ सकते हैं, हमारी आपकी आवाज ये कि आगे क्यों नहीं पहुंच सकती है। फिर दोस्तों, एक बार भारत माता के चरणों में वंदना करते हुए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।